नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सर महेंद्राज जी की स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानें, संविधान के अंतर्गत 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला हम चला रहे हैं, जिसमें ऐसे प्रश्नों का संकलन किया गया है जो प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और ये भी है कि ये आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से, बी है आयरलैंड से, सी है रूस से, डी है फ्रांस से। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर 4, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51 तक। आप लोगों को बता दें कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, नीति निर्देशक तत्व के किसे कहते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान में वर्णित भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 36 से 51 तक ऐसे तथ्य हैं जिनको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें तथा केंद्र सरकारें नियम कानून का निर्माण कराएंगी। इन्हें नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। ए है आर्थिक सिद्धांत, बी है सामाजिक सिद्धांत, सी है प्रशासनिक सिद्धांत, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आपको बता दें कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे तथ्य होते हैं जो कि ध्यान में रखकर ही केंद्र एवं राज्य सरकारें नियम कानून बनाती हैं, इसलिए कि देश या राज्य का सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह से लोगों के हित में हो। प्रश्न नंबर 5, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। ए में है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, बी है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का। प्रश्न नंबर 6, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं है, सी मौलिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य नहीं है। आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, क्योंकि हम मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, किंतु नीति निर्देशक तत्व में दिए गए तथ्यों को फॉलो कराने के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते हैं। ये वाद योग्य नहीं है। सिर्फ इनको ध्यान में रखकर ही कानून का निर्माण सरकारों द्वारा किया जाएगा, यानी ये प्रवर्तन योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 7, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, यह मौलिक अधिकार है, या मौलिक कर्तव्य है, या आर्थिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, तात्पर्य यह है कि चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, उसे समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा वर्णन अनुच्छेद 39 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ये तो है क्योंकि ये अनुच्छेद 51 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी नीति निर्देशक तत्व है क्योंकि ये अनुच्छेद 45 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी, गोवध निषेध, ये भी वर्णित है क्योंकि अनुच्छेद 48 में है कृषि पशुपालन एवं संगठन। और इसमें ऑप्शन नंबर डी है निजी संपत्ति की समाप्ति। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति की समाप्ति का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में नहीं कहा गया है। प्रश्न नंबर 9, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अब समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता से तात्पर्य आपको बता दें, ऐसा
इसके बारे में कहा जाता है, या समान सिविल संहिता से तात्पर्य यह है कि देश के अंदर जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वे सभी पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य यह है कि समान सिविल संहिता से तात्पर्य है कि देश के अंदर राज्य केंद्र सरकारों के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वे सब लोगों के लिए समान होंगे, यानी पंथ निरपेक्षता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। तात्पर्य है चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी जाति या संप्रदाय का व्यक्ति हो, सबके लिए एक ही नियम हो। जैसे जमीन संबंधी विवाद है तो सबके लिए नियम, शादी विवाह संबंधी विवाद है तो सबके लिए नियम, एक ही नियम संवैधानिक दृष्टिकोण से एक ही होंगे। बाकी तो व्यवहारिक रूप में लोगों के लिए अपने अपने धर्मों की मान्यताएं अलग हैं, लेकिन कानून की दृष्टि में, संविधान की दृष्टि में सब लोगों के साथ समान व्यवस्था की गई है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। आपको बता दें कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन करता है। अनुच्छेद 48 है कृषि का पशुपालन एवं संगठन। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है या मूल अधिकारों का रक्षक भी कहलाता है। प्रश्न नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? न्यायपालिका के कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में किया गया है। तात्पर्य है कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका दोनों अलग अलग कार्य करेंगी। प्रश्न नंबर 12, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, यानी इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। देखिए, प्रस्तावना की भाषा की शुरुआत में ही यह लिखा गया है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, तथा नीति निर्देशक तत्व में भी अनुच्छेद 39 में यह वर्णित है कि मतलब जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा कौन? राज्य या केंद्र सरकारें। प्रश्न नंबर 13, शराबबंदी संविधान की किस धारा में वर्णित है? आपको बता दें, सॉरी इसमें गलत हो गया है, शराबबंदी संविधान की किस धारा लिखा है, लेकिन यहाँ पर होता है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। धारा से तात्पर्य यहाँ पर अनुच्छेद से है, और यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 47। आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए, धारा 47 या अनुच्छेद 47 में यह लिखा गया है कि पोषण स्तर में सुधार करना। तात्पर्य है कि जो देश के नागरिकों के लिए पोषण स्तर को नुकसान पहुंचाए उस पर बंदी की जा सकती है, तथा संतुलित भोजन प्रदान करने की व्यवस्था राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का यह दायित्व बनता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? आपको बता दें कि इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर। मेरे प्यारे छात्रों, आपको बता दें कि जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय संविधान में मौलिक कर्तव्य का कहीं पर भी उल्लेख नहीं था, किंतु 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में भाग 4 का के तहत सम्मिलित किया गया। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। प्रश्न नंबर 15, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें सही होता है विकल्प नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। आपको बता दें कि जिस समय संविधान का निर्माण हुआ 1976 ईस्वी में, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। देखिए, अगला प्रश्न यही बनता है, इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर 11। आपको बता दें कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया वो 86वें संविधान संशोधन के तहत, यानी 86 संविधान एमेंडमेंट के तहत, यानी संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया, जिसमें इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2002 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में इसे जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या? 11वां मौलिक कर्तव्य यह है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो हर अभिभावक का यह कर्तव्य है कि कोई भी 6 से 14 वर्ष का बालक शिक्षा से वंचित न रह जाए। ठीक। प्रश्न नंबर 17, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 का या 51 ए में वर्णित है।
प्रश्न नंबर 18, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। इसमें सही होता है, इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। सही होता है ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य, थोड़ा सा हम आपको बता दें अधिकार और कर्तव्य में क्या अंतर होता है। देखिए, अधिकार जो है प्रदान किए जाते हैं देश के नागरिकों को संविधान के द्वारा, लेकिन कर्तव्य जो होता है वो देश के नागरिक को खुद से करना चाहिए। किंतु अगर वह कर्तव्य को नहीं करता है तो उसे दंड देने का प्रावधान नहीं किया गया है। जिस प्रकार से आपके परिवार में अगर आप एक विद्यार्थी के रूप में हैं तो आपके माता पिता के द्वारा आपको समस्त आवश्यकताएं जो पड़ती हैं पढ़ने लिखने से संबंधित, साधन सुविधा से संबंधित, वो माता पिता आपको पूरा कराते हैं। लेकिन आपका कर्तव्य यह है कि आप भी उनके लिए कुछ बेहतर रिजल्ट दें। तो यही है अधिकार और कर्तव्य में अंतर। तो यदि अगर आप कर्तव्य जैसे नहीं पूरा करते हैं तो माता पिता आपको दंडित नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार से कर्तव्यों की अवहेलना करने पर दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्रश्न नंबर 19, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक, देखिए, पर्यावरण से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 48A में है या 48 में है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 48 में इस बात का वर्णन किया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य माना जाता है। प्रश्न नंबर, इसमें और एक अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद 21 का। आपको बता दें कि अनुच्छेद 21 का में भी इस बात का मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णन है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रश्न नंबर है 20, जो कि इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्न में से क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन करना। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना तथा देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना तथा संस्कृत का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार करना तथा देश की एकता को बनाए रखने में अपना योगदान देना, इस तरह के जो मौलिक कर्तव्य 11 बताए गए हैं उनके बारे में यह वर्णन किया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।